स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे मेटल सैंडिंग के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो आप ये समझिए कि मेटल जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं, जैसे कभी कभी उसे कास्ट किया जाता है, मतलब लिक्विड हालत में पोर किया जाता है। अब वो कास्ट कई बार सैंड का बना होता है, तो उससे मतलब समझे आउटपुट हमेशा रफ होता है। तो मेटल का आप जितना टोटल प्रोसेस देखेंगे जनरली सब में आपको रफनेस मिल ही जाता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एकदम चकाचक मिल जाए। दूसरा, रफ मेटल जो होता है वो सेफ नहीं होता है उस पर काम करने के लिए, क्योंकि जैसे मान लिया आप हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका हाथ कट सकता है, आप उस पर कुछ करना चाह रहे हैं वो डैमेज हो सकता है, लटक सकता है। तो ये सेफ ही नहीं होता कि मतलब ठीक है ये मेटल है इसमें मैं कुछ करना चाहूँ, वो आपको उसको पहले सेफ करना होता है। और फिर समझिए कटिंग जब भी आप करते हैं, जैसे वो प्लाज्मा कटर हो तो उसमें काफ़ी सारे बर्स हो जाएंगे। फिर उसमें एंगल ग्राइंडर से कट करें तो एकदम शार्प बर्स बना देता है, तो बहुत खतरनाक होता है। तो वो सबको सेव करना ज़रूरी हो जाता है। और ये समझिए कई बार होता है कि आपके पास पहले से मटेरियल है, पहले से चीज़ बना हुआ है, लेकिन उसका मटेरियल मतलब सरफेस से आप नहीं खुश हैं, आप उसको और इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे ऑब्वियसली रस्टेड कुछ मिल जाए तो उसको सुधारना पड़ता है। तो यही यही सब काम के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सैंडिंग का। तो सैंडिंग को समझिए कि हो कैसे रहा है। तो सैंडिंग का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग एक मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप सैंडिंग पेपर ऐसे सुनते होंगे तो आपको लगता है कि ये सब पेपर का बना होता है, लेकिन ये सब नहीं होता। मतलब एक टाइप का फैब्रिक होता है ये। जैसे US डॉलर का मतलब एक्चुअल फैब्रिक से पहले बनाया जाता था, वैसे ही ये एक सब फैब्रिक से बनाया जाता है। क्लॉथ क्लॉथ कहना ज़्यादा नज़दीक होगा इसका। और ये समझिए अब्रेसिव्स, मतलब जो इसमें पार्टिकल है जो घिसाई करेगा वो अलग अलग तरीके का आता है। तो दो पॉपुलर है, जैसे कि जनरली आप जो पेपर वाला लेंगे, गारंटीड नहीं है लेकिन पेपर वाले में जनरली आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मिलने वाला है। और फिर आपको थोड़ा बमम कुछ चाहिए अगर पड़ता है, जैसे कोई मशीन में साइंडिंग वाइंडिंग करने की ज़रूरत है, जैसे कि ये एंगल ग्राइंडर का डिस्क का ज़रूरत पड़ता है, तो ये सब जनरली बनाया जाता है कार्बोरेंडम से, यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड से। तो अलग अलग चीज़ आता है, डिपेंड करता है आप कुछ कुछ खास एप्लीकेशन के लिए खास चीज़ इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जनरली एक सॉलिड मटेरियल में, चाहे वो कपड़ा हो चाहे बहुत थिक प्लास्टिक हो, उस पर एक सॉलिड मटेरियल में एक अब्रेसिव डाला जाएगा। और इसे बॉन्ड करने के लिए जनरली आजकल रेजिन इस्तेमाल किया जाता है। पहले ग्लू इस्तेमाल करते थे लेकिन उतना टिकता नहीं था, तो अब रेजिन इस्तेमाल करते हैं। और ये समझिए ग्रिट आपको बार बार सुनने को मिला, जैसे कि आप मान लीजिए वेट पेपर खरीदते हैं मार्केट में, 20-30 रुपए का मिलता है, जैसे ये है। तो इसका ग्रिट है 220। फिर एक ग्रिट आ गया मेरे पास ये 320। एक ग्रिट आ गया ये है 400। तो ये सब ग्रिट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वो कितना रफ है, वो कितना खरोंचने वाला है आपका मटेरियल को। और इसका ये समझिए ये उल्टा डायरेक्शन में चलता है। उसका हिसाब ये है कि जो ग्रिट की वैल्यू निकाली जाती है मैथमेटिकली, वो निकाला जाता है पार्टिकल साइज पे। तो पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा नंबर उतना बड़ा हो जाएगा। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप 80 ग्रिड सुनते हैं वर्सेस 220 ग्रिड, तो कॉमनली आप सोचिएगा कि 220 ग्रिड ज़्यादा रफ होगा, लेकिन वैसा नहीं होता है। 80 रफ होता है, 40 और रफ होता है। तो यही समझिए कि नंबर आपका उल्टा चलता है। तो 40 का मतलब रफ है, 80 का मतलब स्मूथ है, उससे स्मूथ 150 है, 240 और स्मूथ है, 600 और स्मूथ है। और ये नंबर बहुत ऊपर तक जाता है, क्योंकि कुछ कुछ केसेस में जैसे कि कई बार आपको लेज़र से फाइबर जब बनाना पड़ता है, कि मतलब कम्युनिकेशन लेज़र की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जैसे मेटल कटिंग की जाती है उसमें कई बार फाइबर इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ फाइबर को एकदम पॉलिश करके लैप करना पड़ता है। तो वो समय 6000 इस तक चल जाते हैं ग्रिड तक, तब जाके उसको पॉलिश कर पाए एकदम शाइनी। मतलब आप समझिए टेलीस्कोप का मिरर जब बनाया जाता है वो भी 1500-1600 के आज तक में आप काम कर सकते हैं। तो यही समझिए कि नंबर उल्टा चलता है। ये बात एकदम आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाना चाहिए। जैसे कि मेरे पास है तो एकदम आप छू के आप तुरंत आपको पता चलेगा। 400 थोड़ा सा रफ कागज़ जैसा है, 300 थोड़ा और रफ है, 200 अच्छा ये अगर हम इसमें हाथ छील चल रहे हैं, हाथ छीलने का रिस्क हो जाएगा। तो वही समझिए छोटा नंबर जितना होगा उतना ये रफ ज़्यादा होगा, और जितना बड़ा नंबर होगा स्मूथ उतना होगा। और हर काम के लिए अलग अलग चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इसका लॉजिक क्या है, जो इतने सारे नंबर्स आते हैं। आप ये समझिए अलग अलग ग्रिड अलग अलग काम पे इस्तेमाल करते हैं। और ये समझिए मेटल को आप कुछ भी किए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये मेटल मैंने खरीदा है और एंगल मतलब इससे मैं मेटल ब्रेक बना रहा हूँ, तो ये मान लिया हथौड़ी मार के इसको तोड़ दिया। ये मतलब एक पुरुष था, हमने बोला भैया 1 फीट का दे दो, ट्राई मारते हैं। तो छेनी हथौड़ा लिया, भाग से मार के तोड़ दिया। अब ये एज बहुत शार्प है, अगर मतलब इसमें मेरा हाथ हम बिना देखे डाल दिए, मेरा हाथ बोलेगा अच्छा चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तो इसीलिए समझिए ये सबको सैंडिंग करके आप सेव कर सकते हैं। अगर वैसा नहीं करते हैं तो आपको ध्यान नहीं चलेगा, आप इंजर कर सकते हैं किसी को। और फर्नीचर वर्नीचर बना रहे हैं घर में खासकर से मेटल से, तो आपको बहुत ध्यान देना होता है ये सब में। गाड़ी के केस में भी मतलब अगर मान लीजिए चैसी उसी बना रहे हैं तो ये सब ध्यान देना होता है। जो लोग बाइक का कस्टम वस्टम करते हैं काफ़ी टाइम लगाते हैं पॉलिशिंग सैंडिंग ये सब में, कारण होता है वो सेफ होना ज़रूरी होती है। फिर
अब बात करते हैं रस्ट और पेंट रिमूवल। जैसे कई बार हो गया कि कोई सामान था, उसमें रस्टिंग हो गया, उसको हटाना पड़ेगा। रस्ट समझिए एक परत होता है, परत के ऊपर आप पेंट करेंगे तो सीधा वो परत ही उखड़ जाएगा। तो इसी कारण से रस्ट को हटाना पड़ता है, खरोंच के आपको बेयर मेटल तक जाना पड़ता है, तब जाके आप ठीक से दोबारा पेंट कर सकते हैं। या पहले से मान लीजिए कोई पेंट पहले से था, लेकिन अब पेंट का एज आ रहा था, तो पेंट के ऊपर पेंट चढ़ाना जनरली टिकता नहीं है, और उससे वो साइज़ भी बिगड़ जाता है। मतलब थोड़ा सा आपको पता चलने लगेगा कि पेंट के ऊपर पेंट किया, थोड़ा मोटा होने लगता है, तो कई बार उखाड़ के पूरी तरह से फिर से रीपेंटिंग की जाए तो भी सैंडिंग इस्तेमाल करते हैं। और ये समझिए कि पॉलिशिंग जो होता है, जो मतलब आपको एकदम कांच जैसा फिनिश दे देता है, उसके लिए भी सैंडिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। सैंड करके आप तैयारी करते हो, ठीक है, आप एंगल ग्राइंडर से कट कर लिए, आपको जो उसमें ड्रिल करना था आप ड्रिल कर लिया, आप उसको जहाँ अटैच करना था कर लिया, वेल्डिंग वेल्डिंग कर लिया, जितना करना था कर लिया। अब उसके बाद आप उसको चमकाना चाहते थे तो सीधे पॉलिश करने नहीं बैठिएगा, आप पहले उसे सैंड कीजिएगा, सैंडिंग के बाद आप पॉलिश कीजिएगा। तो इसका प्रिंसिपल लॉजिक जो होता है, जो आपके इस्तेमाल में, ज़िंदगी के इस्तेमाल में काम आता है, वो होता है हमेशा प्रोग्रेसिव ग्रिड इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लीजिए आप ठीक एकदम कास्ट आयरन कोई बम बम मशीन है, उसमें आपको काम करना है, तो आपका है कि मान लीजिए उसको एकदम मिरर साइन जैसे देना है, तो आप डायरेक्ट 180 ग्रिड नहीं छूइएगा, आप छूइएगा पहले 80 ग्रिड। 80 ग्रिड आपको मेन सरफेस को फिनिश देगा, बहुत स्क्रैच देगा, बहुत मतलब आपको लगे गंदा कर रहा है ये, लेकिन मतलब वो सरफेस को प्लेन करने में काफ़ी सक्सेसफुल रहता है। ये आपका बड़ा बड़ा गड्ढा उड्ढा हटा सकता है, कि मतलब जैसे कोई भी आप सस्ता मटेरियल खरीदते हैं, जैसे ये आयरन हमने खरीदा और इसको अगर हम 80 ग्रिड से करते हैं तो इसमें बड़े बड़े जो चीज़ें हैं वो हटा पाएगा। तो आप देखते हैं फिर 100 पे जाएंगे, तब वो थोड़ा और समतल करेगा, फिर 100 से डायरेक्ट 120 पे जाएंगे और समतल होगा, फिर 180 पे जाएंगे और समतल होगा। अब बोलेंगे कि डायरेक्ट जैसे मान लीजिए 80 से कर लिए तो सीधे 180 में क्यों नहीं चले जाते। बात ये होता है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो ये जो भी आपका ये मटेरियल है जो घिस रहा है वो स्मूथली ट्रांजेक्शन होता है। आपको डिफेक्ट पता चल जाता है पहले, कि मान लीजिए कहीं कोई गड्ढा बहुत ज़्यादा था, उसमें फिलर लगाना है कि नहीं लगाना है, वो आपको तभी पता चलेगा 80 से 100 में जाएंगे। और दूसरा, अगर आप 80 से 180 डायरेक्ट कूदे, 180 जाम हो जाएगा। वो मतलब उस बहुत महीन मटेरियल हटाने के लिए बनाया गया। आप उसमें अब उसे पहाड़ वहाड़ उखाड़ने चलेंगे तो वो बोले भाई क्षमा करो, या तो पेपर फटेगा या तो वो काम ही करना बंद कर देगा। तो गम अप हो जाता है, इसीलिए मतलब पार्टिकल का साइज स्टेप बाय स्टेप घटाया जाता है। तो 80 बड़ा बड़ा चीज़ संभाल लेगा, उससे थोड़ा चीज़ 100 संभाल लेगा, उससे थोड़ा चीज़ 120, ऐसे ऐसे आप नंबर बढ़ाते ही जाएंगे, तब जाके आप ऐसे जगह पाएंगे कि अब छोटे छोटे स्क्रैचेस को 180 हटाएगा, उससे छोटे छोटे को 200 हटाएगा, उससे छोटे छोटे को 400 हटाएगा। ऐसे ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप नीचे उतारा जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अच्छा हमने एक रफ मार दिया फाइनल कर दिया, वैसा नहीं होता है। हाँ, वो आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई टूल है जो बाहर इस्तेमाल हो रहा है या गाड़ी उड़ी में लगा हुआ है, जिस पे कुछ आपको ध्यान नहीं देना, बस उसको इतना सेंड कर दिया कि कोई हाथ छू ले तो कट ना जाए, वो उसमें बात अलग है। लेकिन जनरली या कई बार ऐसा होता है कि रबड़ वबड़ में जो लोग काम करते हैं इंडस्ट्री में, सैंड पेपर रखते हैं ताकि रफ कर दें, वहाँ पे ग्लू लगाने में उनको आसानी होगी। तो वही समझिए, जब भी आपको कुछ पॉलिशिंग वॉलिशिंग करनी है, हमेशा उसका ग्रिट बढ़ाते चले जाएंगे। प्लस ये समझिए हमेशा आपको बड़े से छोटा में जाना है, आप 180 से उल्टा नहीं आ सकते, आपको 80 से ही उधर जाना है। और कितना ग्रिट इस्तेमाल होता है ये डिपेंड करता है किस तरह के मटेरियल पे है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 80, आप अगर जैसे मान लीजिए ये फ्लैप डिस्क खरीदते हैं एंगल ग्राइंडर्स के लिए, ये है करीब 60 का, तो ये फ्लैप डिस्क लगा के अगर मैं अपने गाड़ी में किया ना, वो मेटल ही गायब हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अग्रेसिव है। और शीट मेटल जो होता है अगर बहुत पतला होता है, ऑब्वियसली आप उसमें छेद कर डालेंगे अगर ये सबसे घिसने की कोशिश किए तो उसके लिए हाथ भी नहीं लगाना, हम 100 के आसपास ही रहेंगे। अब थोड़ा मैं आपको एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ, लेकिन आप ये समझिए ये सब खतरनाक होता है। और खास करके आप जब मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप हाथ से घिस रहे हैं तो आपको पता रहता है ये थोड़ा सा मेटल अब दबने लग रहा है, आपका हाथ थोड़ा फीडबैक ले लेगा। लेकिन अगर आप मशीन डालें, एंगल छुआए स्वाहा कर दिया, तो इसी कारण से हमेशा चूज़ किया जाता है। जैसे एल्युमिनियम में लोग बोलेंगे भैया 100 रहो या 180 रहो या अलग रहो। और एल्युमिनियम अगर जैसे मान लीजिए अगर फ्लिप डिस्क का इस्तेमाल करें गलती से भी, इसमें एल्युमिनियम के बाद लोहा को मत टच कीजिएगा, क्योंकि एल्युमिनियम का पार्टिकल इसमें इम्बेड होता है। वो अगर लोहे में इम्बेड हो गया तो एक कंपाउंड बनाता है जो थर्माइट का छोटा भाई होता है, और गलती से अगर उसमें आग लग गया तो आप समझ जाएंगे उसे थर्माइट का छोटा भाई क्यों कहते हैं। तो समझ लीजिए। और आपको हर प्रोफेशनल बोलेगा कि अगर मान लीजिए आप अलग अलग मटेरियल पे काम करें, जैसे आपका आधा काम होता है स्टेनलेस पे, आधा काम होता है नॉर्मल आयरन पे मतलब कास्ट स्टील पे, और फिर आधा काम होता है आपका एल्युमिनियम पे। तीनों के लिए अलग अलग सैंडिंग सिस्टम इस्तेमाल करें, कभी भी मिक्स नहीं कर दें। आपको स्टेनलेस स्टील में आप जंग लगा देंगे अगर ये उल्टा वाला काम किए तो, क्योंकि वो अगर पोर कर देता है आयरन को, घुसा देता है, आप इतना हाई फ्रिक्शन में आप घुसा देते हैं अंदर में, तो वहीं से रस्ट बनने लग जाता है। तो ये समझिए कि ये ग्रिट वाला लॉजिक, लकड़ी में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी अलग लॉजिक है, वो भी अलग अलग उनसे जो काम कर रहे हैं वो भी बताएंगे भैया 60 पे स्टार्ट करो, फिर 120 पे जाओ, वो अलग अलग करते हैं, उनको भी पॉलिशिंग की जाती है। तो लॉजिक लगता है इसमें, ऐसा नहीं कि बस लिए कागज हुज़ुर करने लगे, नहीं, टाइम लेके शांति से काम करते हैं।
अब बात करते हैं किस औजार से ये सब सैंडिंग किया जाता है। आप हाथ से कर सकते हैं और टाइम बहुत लगेगा, लेकिन हो ज़रूर जाएगा। लेकिन अब ये समझिए कि आज की दुनिया में बहुत सारे बम बम औजार हैं। तो सबसे पॉपुलर औजार है जो अच्छा चांस है कि आप देखे होंगे, मैंने भी अभी रिसेंटली खरीदा है, एंगल ग्राइंडर। सबसे अच्छा चांस है कि आपके पास ये होगा। आप मेटल में काम करते हैं तो 99% चांस है कि ये आपके पास होगा। इसमें आप आराम से फ्लैप डिस्क लगा सकते हैं और आपका गाड़ी खुल जाएगा। फ्लैप डिस्क के ऊपर आजकल ये आने लगा है कि फ्लैप डिस्क ज़्यादा मतलब महीन नहीं मिलेगा आपको, ये रफ़ ही ज़्यादा मिलता है। तो 60 मिल गया, बहुत खुशकिस्मत रहे तो 100 का मिलने वाला। जनरली उससे आपको महीने मिलेगा, 200-400 नहीं मिलेगा। तो कोशिश किया जाता है कि इसमें एक प्लेट लगाया जाता है, वो प्लेट में आप नॉर्मल ऑर्बिटल सैंडर जो हाथ के लिए इस्तेमाल होता है उसका डिस्क लगा लें। बस उस पे आपको ध्यान देना, बहुत ज़्यादा जोर मत लगाइए क्योंकि इसका पावर बहुत आउटपुट ज़्यादा होता है तो वो पिघला सकता है। सिवाय उसके जनरली एंगल ग्राइंडर से काफ़ी अच्छे से गाड़ी खोली जा सकती है। एंगल ग्राइंडर और ये बहुत वर्सटाइल है, काफ़ी, खास करके आप बड़े मेटल में काम कर रहे हैं तो काफ़ी आपको अच्छा काम दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने रही ये एंगल आयरन मैंने खरीदा था, आपको दूर से ही देख के समझ आ जाएगा कि रफ है, मतलब सरफेस उतना बम बम नहीं है। तो इसमें एंगल ग्राइंडर सिर्फ एक पास, और ये समझ लीजिए कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो एक्सपर्ट है वो तो एकदम कांच जैसा बना देंगे, ये मैंने बनाया है। ये आपको तुरंत दूर से ही समझ में आ रहा होगा, ये शाइनी बहुत ज़्यादा है। दोनों सेम आयरन है, मतलब एक ही स्टॉक से काटा गया था, मतलब ऐसे ये था उसको काट के दिया गया। तो इसमें हम वो फ्लैप डिस्क का इस्तेमाल करके इसको पॉलिश किए। अब इसमें मतलब अगर हम और महीन करते जैसे वो 60 का है, 60 के बाद बैठ के अगर हम हाथ से घिसने लग जाए कि अच्छा चलो 100 पे करें, फिर 100 को करने लगे, तो इसको हम ऑलमोस्ट कांच जितना पॉलिश कर सकते हैं। तो ये एंगल ग्राइंडर सबसे पहला स्टार्ट करने को मिलता है। फिर दूसरा आता है बेल्ट ग्राइंडर, जहाँ पे मेटल के साथ बम बम काम किया जा रहा है, सॉलिड मेटल के साथ। खोखला पाइप के लिए उतना फायदेमंद नहीं होता, लेकिन सॉलिड मेटल के साथ काम करते हैं वहाँ पे बेल्ट ग्राइंडर लिया जाता है। बेल्ट ग्राइंडर बहुत दाम के आते हैं, अलग अलग दाम के हैं, उससे बहुत आते हैं। और खास करके जो लोग स्वॉर्ड वुड बनाते हैं, छुरी सब बनाते हैं, वो सब के लिए भी ये बहुत फायदेमंद रहता है। तो बेल्ट ग्राइंडर काफ़ी स्पीड से काफ़ी ज़्यादा मटेरियल उड़ा सकता है। फिर आता है ऑर्बिट सैंडर, ये लकड़ी वाली दुनिया में बहुत चलता है, लेकिन मेटल की दुनिया में आपको ये सबसे ज़्यादा गाड़ी पे इस्तेमाल करने को मिलेगा। गाड़ी में पॉलिशिंग वॉलिशिंग के लिए लोग ऑर्बिट सैंडर का अपना समझ के इस्तेमाल करते हैं। ऑर्बिट सैंडर का अटैचमेंट आता है बहुत सारा, जैसे कि इसमें 6 इंच का डिस्क लगाओ, 4 इंच का डिस्क लगाओ, इसमें कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये सब चीज़ आप ड्रिल में भी लगा सकते हो। तो कई लोग को आपको देखिए सीधा ड्रिल से ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं, ड्रिल से ही सैंडिंग वैंडिंग की जा सकती है। और फिर डिस्क सैंडर भी आता है, वो उतना मेटल की दुनिया में नहीं इस्तेमाल, लकड़ी की दुनिया में कंपलसरी है, लेकिन मेटल की दुनिया में उतना इस्तेमाल नहीं होता। अब बात करते हैं, ये सब औज़ार काफ़ी महंगा होता है, प्लस ये सब ऐसा चीज़ भी नहीं है जो मतलब मार्केट में खुले तौर पे मिले। तो हिसाब ये बनता है कि आप खुद से बना सकते हो। जैसे चाहें तो सबसे नीचे लेवल पे आप एंगल ग्राइंडर से ही एक बेल्ट ग्राइंडर बना सकते हैं, चाहें तो। और फिर अगर आप मेहनत करना चाहते हैं कि नहीं ठीक है, मैं मान लीजिए कॉलेज वॉलेज में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास मशीन शॉप का एक्सेस दिया हुआ है, और सब मतलब ढंग का कॉलेज होगा तो देगा आपको, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग सिखाई जाएगी तो ढंग का कॉलेज में आपको दिया जाता है कि लो ये यहाँ पे कुछ काम करो। तो वहाँ पे जाके आप अपने लिए एक बेल्ट ग्राइंडर बना सकते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स का बेल्ट ग्राइंडर देखा जो देख के दिमाग उड़ जाएगा, मतलब इतना बम बम बनाया है कि मतलब नासा का बेल्ट ग्राइंडर लग रहा है। और है, मैंने नीचे बम बम वीडियो दे दिया, आप देख लीजिए। तो आप चाहें तो बजट में स्टार्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो स्किल डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल औजार है। यानी कि आप मेटल में जैसे रेडियस देना था, कोई बार आपने लिया उसमें छेद मारे, रेडियस देना है, रेडियस देने में सब सिस्टम आपको रुला देगा। ऐसा नहीं कि आप मिल में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि लेथ में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि ड्रिल प्रेस में हाथ पर मार के नहीं कर सकते। बेल्ट सैंडर, एक पिन लगाए, पिन में ऐसे ऐसे मेटल घुमाए, काम खत्म, चलो घर जाओ। तो इसीलिए समझिए कि ये बेल्ट सैंडर काफ़ी पॉपुलर है, और ये यूट्यूब पे भी होड़ पड़ी हुई है कि सारे यूट्यूबर्स बना रहे हैं। तो ये एक काफ़ी पावरफुल औजार है। और इससे समझिए कि आपको कोई भी काम करने के बाद जब फाइनल पास करना है, ठीक है, आपने मेटल का एक टेबल बना रहे हैं, टेबल का पॉलिश देना होता है ना, मतलब जहाँ पर मैं वेल्डिंग वीट दी है, वेल्डिंग वीट आप थोड़े कस्टमर को दे सकते हैं, आपको उसको पॉलिश करके देना होगा। वो सब ये काम आराम संभालेगा, लगाए, वेल्ड किए, सटा दिए, काम खत्म, कोई टेंशन नहीं है। अब बेल्ट चेंज करके आप मतलब समझ लीजिए कि और पॉलिश करना है तो आप इसमें भी बेल्ट चेंज कर सकते हैं, 600 का ले सकते हैं, 1200 का ले सकते हैं, बेल्ट ले सकते हैं। तो डीआईवाई में भी काफ़ी ऑप्शन है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप इसमें कूदना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये एक डीआईवाई काफ़ी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। तो ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाया था आप सभी लोगों को मेटल सैंडिंग की दुनिया को समझाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।